मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हम आपके साथ एक नई सीरीज़ को शुरू करना चाहते हैं, जिसमें हम क्लास 12th के जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम में, उसके जो चैप्टर वाइज हम क्या करेंगे, अपनी वीडियोस के थ्रू आपकी तैयारी को और आसान करेंगे और आपको जो चैप्टर हैं जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं उसको थोड़ा इजी करने के लिए हम आपका साथ देंगे। तो आज से हम ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम जो आपका पहला चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियाँ, इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये किसके बारे में बात कर रहा है और इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। देखिए, जब भी हम कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर चैप्टर का जो नाम है, जो हमारे टॉपिक का जो नाम है, वो हमें किस बारे में बता रहा है। आपने देख लिया है ईंट, मनके और अस्थियाँ। आपको समझ आ रहा है ऊपर देख के कि क्या हम चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू पता होगा तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता जिसे हम कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिर टॉपिक का नाम ये क्यों दिया है ईंट, मनके और अस्थियाँ? देखिए, इसका मीनिंग है कि जब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हमें कौन कौन से एविडेंस मिले हैं, कौन कौन से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे हमें पता चला है कि ये एक सभ्यता है। तो वही एविडेंस हमें जो मिले हैं वो है ईंट, क्योंकि ईंट हमें उस सभ्यता की खुदाई के दौरान मिले हैं। मनके ऐसे जिन्हें हम आभूषण में यूज़ करते हैं उन्हें कहा जाता है, उनके साक्ष्य हमें वहाँ मिले हैं। और अस्थियाँ यानी कि अस्थि पंजर, कंकाल तंत्र हमें जो वहाँ मिले हैं उसे हम कहते हैं कि अस्थियाँ जो हमें वहाँ मिली हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम हमने दिया है, या एनसीईआरटी ने दिया है, ईंट, मनके और अस्थियाँ। ठीक है, तो इसकी अब हम शुरुआत करेंगे और हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कि हड़प्पा सभ्यता आखिर है क्या। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा पढ़ाई का वो होगा हड़प्पा सभ्यता का परिचय। ठीक है, अब इस टॉपिक के अंदर भी तो हमें बहुत कुछ पढ़ना होगा। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता आखिर है क्या, उसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों है, और हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कब थी आज के डेट में जिसे हम पढ़ते हैं, वो पहले कब थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसकी कालावधि क्या थी। और उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसे और किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए, आप लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता भी कह रहे हैं हम और सिंधु घाटी सभ्यता भी कह रहे हैं, और इसके अलावा हम कहाँ से युगीन सभ्यता भी कह रहे हैं। तो ये क्या अलग अलग है या एक है? अगर अलग अलग है तो क्यों अलग अलग है, अगर एक है तो क्यों एक है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे हड़प्पा सभ्यता के परिचय में। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब था, यानी कि ये सभ्यता कब एग्जिस्ट करती थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नाम और अन्य नाम क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बारे में हम क्लियर हो जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जब थी, जिस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता थी उस टाइम पर विश्व में क्या और सभ्यताएं भी थी, क्या तब भी मानव काल के और लोग भी यहाँ पे मौजूद थे, और उनका क्या इनके साथ या हड़प्पा सभ्यता के साथ कोई लिंक था। तो इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर देंगे, इतना तो हमारे दिमाग में ओवरव्यू बन जाएगा ना कि हम कौन कौन से टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज किस तरीके से हुई है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब इस टॉपिक का मतलब हम क्या समझते हैं, यानी कि
सभ्यता है उसमें हमने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज लगभग 1921 के आसपास होती है। तो उसके पीछे भी तो कुछ रीजंस रहे होंगे कि कैसे हमें पता चला कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है, कैसे हमें पता चला कि ये साक्ष्य किससे रिलेट कर रहे हैं और ये किस समय से रिलेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो इस सभ्यता की खोज हुई होगी ना। तो इसके बारे में हम इसके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर देंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो ये सभ्यता है इसका विस्तार कितना हुआ है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहाँ कहाँ तक उसके क्षेत्र फैले हुए थे, कहाँ कहाँ की उसकी व्यवस्थाएं फैली थी और कहाँ कहाँ तक उसका व्यापार था। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। अब जो हम जान जाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो जब हम किसी चीज़ का विस्तार देखेंगे, अब आप सोचिए कि हम बोलते हैं कि उत्तराखंड कहाँ कहाँ तक फैला है। ठीक है, एक तो हम बोलेंगे कि हाँ उत्तराखंड इतना इतना फैला है, और एक तो हम बता देते हैं कि उत्तराखंड में हम पौड़ी भी है, टिहरी भी है, उत्तरकाशी भी है, नीचे उधम सिंह नगर भी है, हरिद्वार भी है। तो ये हम क्या बता रहे हैं, उसके स्थलों को बता रहे हैं कि ये जगह भी उत्तराखंड के अंदर थी। ठीक है, तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल पाएगा कि आखिर उत्तराखंड कहाँ कहाँ तक फैला है। सेम यही चीज़ हम क्या देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में भी देखेंगे कि हमें पता तो चल गया कि ठीक है हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कब थी, उसकी खोज कब हुई, कैसे हुई, और उसका भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ है, यानी पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, इंडिया में है। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो जहाँ जहाँ वो फैली हुई है उसके प्रमुख प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं जिससे हमें उसकी सभ्यता की बहुत सारे क्षेत्रों का पता चलता है कि वो सामाजिक तौर पे कैसी थी, वो आर्थिक तौर पे कैसी थी, वो राजनीतिक तौर पे कैसी थी, वो धार्मिक तरीकों से कैसी थी, उसका अध्यात्म कैसा था। इस सारे के बारे में तो हमें तभी पता चलेगा ना जब हम देखेंगे कि कौन कौन से नगर से कौन कौन से साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक कवर करेंगे वो है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब जब हमें स्थल पता चलेंगे तो फिर हमें धीरे धीरे क्या मिलते जाएंगे, साक्ष्य मिलते जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वहाँ पे मिलेंगे। हमें मन के मिले हैं तो यानी कि यहाँ के लोग आभूषण भी यूज़ करते होंगे। वहाँ पे हमें सौंदर्य प्रसाधन का सामान मिलेगा तो हमें लगता है यहाँ के लोग मेकअप भी करते थे। फिर हमें धीरे धीरे कुछ सूती वस्त्र टाइप की कुछ चीज़ें मिलेंगी तो हमें पता चल। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल कौन कौन से थे, यानी कि वहाँ कौन कौन से स्थल हमें मिले हैं। अब जब हमें स्थलों का पता चल जाएगा कि हड़प्पा मिला है, मोहनजोदड़ो मिला है, चुनहोदड़ो मिला है, मेहरगढ़ मिला है, और भी बहुत सारे स्थल मिले हैं। फिर हमें वहाँ कुछ एविडेंस मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें कहीं पे कोई मूर्ति मिल रही है, नर्तकी की मूर्ति, कहीं पे हमें सौंदर्य प्रसाधन का सामान मिल रहा है, कहाँ पे स्नानागार मिल रहा है, अन्नागार मिल रहा है। तो फिर इससे हम क्या कर पाएंगे, उस सभ्यता से कनेक्ट कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे कि वहाँ के लोग आखिर किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते थे और कैसे वो उसका यूज़ करते थे। और उससे हम आइडिया लगाते हैं, एक इमेजिन करते हैं कि वो सभ्यता के लोग किस तरीके से थे। यानी कि हम क्या क्या पता कर पा रहे हैं इससे कि उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था और उनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का समाज।
और टॉपिक कवर कर दिया कि हड़प्पा सभ्यता का समाज किस तरीके से था। फिर जो हम इसमें लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वो है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन। अब देखिए, जब हमने वो सभ्यता खोजी है तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं दबी होगी या कुछ तो हुआ होगा कि ताकि हमने उसकी खोज कर पाए। तो उसके लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हड़प्पा जो सभ्यता थी आखिरकार ये लुप्त कैसे हो गई, ख़त्म कैसे हो गई और इसका पतन किस तरीके से हो गया, है ना। तो हम जो लास्ट टॉपिक इसमें कवर करेंगे वो है हड़प्पा सभ्यता का पतन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमारे रहेंगे और इसमें ये पूरी सभ्यता क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। यानी कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का परिचय, उसके बारे में देखेंगे कि कब उसका कालक्रम रहा है, क्या क्या उसको और नाम दिए गए हैं और कौन कौन सी सभ्यताएं उस समय इसके साथ साथ बनी हुई थी। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस काल में होती है, कौन करता है, कब कब उसके कौन कौन से नगर खोजे जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका भौगोलिक विस्तार कितना है, यानी ये अगर भारत में है तो इसका उत्तरी छोर क्या है, दक्षिणी छोर क्या है, पूर्वी छोर क्या है और पश्चिमी छोर क्या है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, यानी भारत में इसके कौन कौन से स्थल मिले हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से और अफगानिस्तान में कौन कौन से। फिर हम कवर करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, यानी कि उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तो तब था नहीं, लेकिन धार्मिक, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। और लास्ट हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम एक एक टॉपिक यहाँ पे कवर करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि आखिर हड़प्पा सभ्यता थी क्या और कैसे ये खत्म हो गई और कैसे इसे फिर से ढूंढा गया, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से हम शुरू करते करते और पतन तक लेके चले जाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता आखिर है क्या और कैसे कैसे शुरू होती है और कैसे इसका अंत होता है। तो देखिए, हम परिचय में सबसे पहले देखेंगे कि इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि इसकी काल अवधि क्या थी। नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे वो देखेंगे कि इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। और इस टॉपिक का लास्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा अन्य सभ्यताएं। ठीक है, तो ये 3 चीजें हम इसके अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे कि इसकी कालावधि क्या थी, अन्य नाम और अन्य सभ्यताएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कालावधि, यानी कि हड़प्पा सभ्यता विश्व में कब थी, यानी कि कब ये लोग अच्छे तरीके से फल फूल रहे थे, यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्थाएं किस तरीके से थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता आखिर थी कब। इसको भी हम 2 पार्ट में दे देते हैं। एक तो इसका प्रारंभिक काल होता है, यानी जब हड़प्पा सभ्यता शुरू ही हो रही है, और वो काल है हमारा 6000 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व, है ना। अब देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो कहाँ से 2 पार्ट में है। ठीक है, जो पहला काल है वो हो रहा है स्टार्ट 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2600 ईस्वी पूर्व। अब ईस्वी पूर्व का कॉन्सेप्ट तो आप समझते होंगे ना कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के जो
साल हैं उन्हें हम ईस्वी पूर्व कहते हैं, और उनके साल के बाद के जो वर्ष हैं उन्हें हम ईस्वी कहते हैं, है ना। तो यानी कि ये कब की बात हो रही है, ईसा मसीह के जन्म के 6000 ईस्वी पूर्व से पहले ये सभ्यता थी, ठीक है। फिर इसका दूसरा काल आता है परिपक्व काल। अच्छा, परिपक्व काल किसे कहेंगे कि जब ये सभ्यता अपने चरम पर है, वो काल था इसका 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो दो काल में हमने हड़प्पा सभ्यता को बांटा, जो प्रारंभिक काल और परिपक्व काल। प्रारंभिक काल हमारा शुरू होता है 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व तक, और जो परिपक्व काल हमारा होता है वो है 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व। अब धीरे धीरे जब प्रॉब्लम्स आने लग गई तो इसके पतन का भी तो काल होगा, और जो इसके पतन का काल है वो है हमारा 1900 बीसी से 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से हमने समझा कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका काल आखिर कब से कब तक था। तो हमने इसको 3 पार्ट में बांटा, प्रारंभिक काल, परिपक्व काल और पतन का काल। तो ये ओवरऑल मिलके बनता है 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1300 ईस्वी पूर्व तक हमारी क्या है, हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। तो आपको समझ आया कि हड़प्पा सभ्यता कब थी, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, कि हड़प्पा सभ्यता को हम और किस किस नाम से जानते हैं। तो इसके और जो नाम हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता, नेक्स्ट आता है कांस्य युगीन सभ्यता, और इसका एक और अन्य नाम आता है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो इस सभ्यता के हम और अलग नाम कौन कौन से देखते हैं। पहला हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा हो गया कांस्य युगीन सभ्यता, और लास्ट हो गया हमारा हड़प्पा सभ्यता। इन अलग अलग नामों से हम जानते हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है क्यों अलग अलग नाम दिए गए और इनका रीजन क्या क्या है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि क्यों इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, क्यों इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया, और क्यों इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले हम समझेंगे कि क्यों इसको नाम दिया गया। देखिए, जो ये हड़प्पा सभ्यता है, ये जो जिस सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो सिंधु नदी के दाएं बाएं उसके क्षेत्र फैले हुए थे, यानी उसका विस्तार था। इस वजह से इस सभ्यता को हम क्या नाम देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। इतना आपको समझ आया, यानी कि सिंधु जो नदी थी उसके अगल बगल इस सभ्यता थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता किस क्यों कहते हैं, कांस्य क्या होता है, एक प्रकार की धातु होती है, और इस धातु का निर्माण सबसे पहले किसमें हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिलता है। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया, कांस्य युगीन सभ्यता रखा गया। तो आपको दो नाम क्लियर हुए कि सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा कांस्य युगीन सभ्यता, और लास्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा, देखिए जब इस सभ्यता की खोज हो रही थी तो इसमें खोजा गया जो पहला नगर था वो हड़प्पा ही था, है ना। सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता, जो कि आज के डेट में पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा रखा गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया, क्योंकि पहला नगर यही खोजा गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो आपको तीनों नाम क्लियर हुए
कि क्यों क्यों इनका नाम, ये सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, अब हमारा जो इस परिचय में लास्ट टॉपिक है अन्य सभ्यताएं, यानी कि इसके अलावा और कौन कौन सी सभ्यता थी जो विश्व में थी। आपने सुना होगा, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा मिस्र की सभ्यता, इसके अलावा आपने सुना होगा चीन की सभ्यता। ये सारी सभ्यताएं तब थी जब हड़प्पा सभ्यता भी भारत में मौजूद थी। और इसका पता हमें कैसे चलता है, क्योंकि कई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे हमें इनके साथ व्यापार की क्या मिलती है, पुष्टि मिलती है। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है, इराक ईरान देश आपने सुने होंगे। तो दजला फरात नदी के किनारे जो सभ्यता थी उसका नाम था मेसोपोटामिया सभ्यता। इसके अलावा नील नदी के तट पे जो सभ्यता थी उसे कहा जाता है मिस्र की सभ्यता। और चीन में वांगो नदी के किनारे जो सभ्यता थी उसे कहा जाता है चीन की सभ्यता। यानी नदी किनारे ही इन सभ्यताओं का निर्माण हुआ है, इसीलिए इनके साथ साथ इनकी नदियों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो हमने देखा मेसोपोटामिया के साथ दजला फरात, मिस्र के साथ हमने देखा है नील नदी, और चीन की सभ्यता के साथ हमने देखा वांगो नदी। ठीक है, और हड़प्पा के साथ तो हम देख ही रहे हैं सिंधु नदी। तो इस तरीके से हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को पूरी तरीके से कवर कर दिया है। इसमें हमने देखा कि कालावधि क्या थी, अन्य नाम कौन कौन से थे, और अन्य सभ्यताएं कौन कौन से इसके साथ चल रही थी। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता की आखिर खोज कैसे हुई, कैसे ये सभ्यता अस्तित्व में आई है। तो चलिए इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो अस्तित्व में रही। तो देखिए क्या होता है कि आपको पता है कि तब भारत, पाकिस्तान और लगभग अफगानिस्तान का कोई पार्ट भारत में मौजूद था। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने अपना व्यापार स्टार्ट करने के लिए क्या करा कि रेलवे का विकास करना शुरू करा, कि ताकि उनको माल की पहुंच के लिए आसानी हो जाए। और उसी रेलवे के माल की पहुंचाई के लिए उन्होंने रेलवे का काम शुरू करा। और वही काम शुरू हो रहा था जिसका कार्य शुरू कब हुआ, 1853 में। एक मिनट स्टार्ट। कि 1853 में ये रेलवे का काम शुरू होने लगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे थे उन्हें खुदाई के दौरान कई चीज़ें मिलने लगी, जैसे कुछ अस्थि पंजर मिलने लगे, कोई मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिलने लगे उन्हें, कई तरीके के उन्हें जैसे सौंदर्य प्रसाधन का सामान मिलने लगा। तो वो आश्चर्यचकित हो गई कि इस खुदाई में कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, और वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया। और आगे कहा कि वहाँ इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, आगे तो फिलहाल के लिए रेलवे का काम बंद कर दिया गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन उन्हें रेल तो बिछानी थी, रेल के लिए काम तो करना ही था, रेलवे को तो स्टार्ट करना ही था। तो उन्होंने क्या करा कि फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया। और जब फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया 1856 में उन्होंने काम शुरू करा, तब जो रेलवे के प्रमुख इंजीनियर थे वो कौन थे, कनिंघम थे। ठीक है, तो फिर क्या होता है, कनिंघम ने फिर काम शुरू करवाया, फिर उन्हें वही सारी चीज़ें मिलने लगी। फिर उन्होंने क्या कहा, तत्कालीन समय में यानी उस टाइम पे जो भारत के वॉयसरॉय थे वो थे कैनिंग। ठीक है, तो जब कैनिंग वॉयसरॉय थे तो वो उनके पास आए कि कैनिंग साहब ऐसे ऐसे हो रहा है, ये मिल रहा है, वर्कर्स तो मना कर रहे हैं काम करने के लिए, क्या करें, कि आप एक काम करिए, आप कोई जांच एजेंसी क्यों नहीं बिठा लेते और पता क्यों नहीं लगवा देते कि आखिर वहाँ माजरा है क्या, वहाँ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो कैनिंग ने इस पर सहमति करते हुए क्या करा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर दी, यानी ASI की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी, कि जो वहाँ जांच करेगा कि आखिर ये किस चीज से रिलेट कर रहे हैं, है ना। तो फिर ठीक है, ये सब हुआ। अब क्या होता है, बीच में भारत में क्या होने लग गया, 1857 का विद्रोह होने लग गया। अब सब लोग इसी में व्यस्त हो गए, फिर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, है ना। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि जो जॉन मार्शल हैं उन्हें इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है या महानिदेशक बनाया जाता है। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं
कि उनके जो 2 असिस्टेंट होते हैं, दयाराम साहनी और रखालदास बैनर्जी, इनके असिस्टेंट थे। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने इनको कहा कि आप जाके वहाँ सर्वे कीजिए और देखिए कि आखिर है क्या, यहाँ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये सब साक्ष्य हमें मिल रहे हैं। ठीक है, फिर दयाराम साहनी को हड़प्पा वाला क्षेत्र दिया जाता है और जो रखालदास बैनर्जी है उनको मोहनजोदड़ो क्षेत्र दिया जाता है। और इस तरीके से जो दयाराम साहनी है उन्होंने हड़प्पा नगर की खोज कर दी और जो रखालदास बैनर्जी थी उन्होंने मोहनजोदड़ो नगर की खोज कर दी। यानी कि जो सबसे पहले कौन सा शहर मिल रहा है, हड़प्पा शहर मिल रहा है ना, इसी वजह से इस सभ्यता का नाम भी क्या दिया गया, हड़प्पा नाम दिया गया। और रखालदास बैनर्जी जो थे उन्हें मोहनजोदड़ो शहर मिला, तो ये भी हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि जो हड़प्पा सभ्यता हमारी जो थी आखिर उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था, यानी कि जो ये सभ्यता है उसके जो क्षेत्र हैं, साक्ष्य हैं, वो हमें कहाँ कहाँ मिले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 कंट्रीज को कवर करता है। पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा भारत। यानी कि अफगानिस्तान में तो बहुत कम जगह हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत में मेनली ये सभ्यता पाई जाती है। ठीक है, तो किसी भी सभ्यता का या किसी भी जगह का कोई अपना पार्ट होता है ना, कि वहाँ वो उत्तरी सीमा तक कहाँ तक फैली है, दक्षिणी सीमा तक कहाँ तक फैली है, पूर्वी सीमा तक कहाँ तक फैली है और पश्चिमी सीमा तक कहाँ तक फैली है। तो उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता के भी अपने अपने केंद्र बिंदु रहे होंगे। तो देखा गया है कि जो उसका जो उत्तरतम भाग था वो कहाँ तक फैला था, मांडा एक जगह आती है जम्मू कश्मीर में, वहाँ तक उसका विस्तार था उत्तरी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र जो हमारा ही राज्य है वहाँ का एक स्थल मिलता है दैमाबाद, जहाँ इस हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि उसका जो दक्षिणतम बिंदु था वो दैमाबाद तक फैला हुआ था। अब हम बात करते हैं उसकी पूर्वी सीमा की। तो जो उसका पूर्वी पार्ट था, यानी कि यूपी में एक जगह पड़ती है आलमगीर, यानी कि पूर्वी क्षेत्र जो हड़प्पा सभ्यता का था वो कहाँ तक विस्तार था उसका, यूपी के आलमगीर तक उसका विस्तार था। वहीं बात करें उसके पश्चिमी क्षेत्र की, तो जो सुतका गैंडोर है एक जगह आती है पाकिस्तान में, तो वहाँ सुतका गैंडोर तक उसका क्या मिलता है, हमें विस्तार मिलता है। तो आपको इतना समझ आया कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु और पश्चिमतम बिंदु कहाँ तक विस्तार हो रखा था। और इस तरीके से पूरा मिलाकर के जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई थी, यानी इतना बड़ा उसका विस्तार था। ठीक है, अब आपके एग्जाम में मैप में फिल करने को आता है कि वो कौन कौन से प्रमुख नगर हैं, कि जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर हैं। ठीक है, तो उनको हम इस मैप के थ्रू देखेंगे। ये जो इंडिया का तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये इंडिया की बाउंड्रीज हैं। ठीक है, और ये इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने कवर किया है वो है पाकिस्तान। ठीक है, तो इसके कुछ नगर भारत में है तो कुछ नगर पाकिस्तान में है। अब हम मेन जो हमारे जो नगर हैं उनको हम देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कौन कौन से थे, जो हड़प्पा जिसके नाम पे इस सभ्यता का नाम पड़ा है वो खुद कहाँ है, पाकिस्तान में। आज के डेट में जो वहाँ का पंजाब प्रांत है, जो पंजाब था उसका विभाजन के टाइम आधा पंजाब पाकिस्तान को चला गया, आधा पंजाब हमें आ गया। तो उनके पंजाब में एक जगह है, वहाँ ये हड़प्पा जो नगर है वो वहाँ है। सेम यही मोहनजोदड़ो भी कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, इसके जो प्रमुख नगर जो भारत में है वो है रोपड़ जो पंजाब में है, कालीबंगा जो राजस्थान में है, राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, और राखीगढ़ी में ही वर्तमान टाइम पे इसका सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है हड़प्पा सभ्यता का। यानी कि वहाँ के जो साक्ष्य है वो हमें वहाँ मिलेंगे देखने को कि किस तरह के साक्ष्य वहाँ थे। धौलावीरा जो एक जगह है वो कहाँ पड़ती है, गुजरात में मिलती है हमें। रंगपुर ये भी हमें गुजरात में देखने को मिलता है। लोथल ये भी गुजरात में देखने को मिलता है। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्या था, एक बंदरगाह था, एक डक यार्ड था। कहाँ का, हड़प्पा सभ्यता का। तो ठीक है, हमने ये सारे जो जगह थी ये कवर करी कि कौन से क्षेत्र कहाँ पड़ रहे हैं। भारत में पड़ रहे हैं तो भारत के किस पार्ट में, किस राज्य में वो हमें देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से हमने उसका पूरा विस्तार देख लिया है हड़प्पा सभ्यता का, कि वो कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार था। अब जो हम इसमें आगे का टॉपिक जो कवर करेंगे वो है नगर नियोजन। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर टाइम मोस्टली इससे क्वेश्चन आता है कि
नगर नियोजन व्यवस्था किस तरीके की थी। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे अच्छी जो खूबी है वहाँ की, वो उसका नगर नियोजन ही है कि वहाँ के जो नगर थे वो किस तरीके से सुनियोजित तरीके से थे। वहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी, वहाँ की जो सड़कें थी, वहाँ की जो नालियाँ थी, वो किस तरीके की थी, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे दिल्ली जैसे शहरों में भी अच्छा ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन तब हड़प्पा वासियों के पास बहुत अच्छा ड्रेनिंग सिस्टम था। तब तो विज्ञान भी नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो देखते उन्होंने किस तरीके से अपने शहर को बसाया होगा। ठीक है, तो जो उनका नगर था वो 2 पार्ट में बटा हुआ था। जो कुछ ऊंचाई पे था उसको तो दुर्ग या किला नाम दिया गया। ठीक है, और जो थोड़ा नीचे पे स्थित था उसको हमने क्या नाम दिया, बस्ती या घर या जो भी कस्बा वगैरह, वो जो था उसका स्थान थोड़ा निचला था, लेकिन जो हाइट पे था वो क्या था, दुर्ग थे या किला था। वहाँ पे बेसिकली किस चीज का कार्य होता था, प्रशासनिक वगैरह का काम होता था, और यहाँ पे आम जनता रहती थी, है ना। अब इसके आगे देखेंगे क्या ऐसी व्यवस्थाएं थी जो हमें अट्रैक्ट करती हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की तरफ। तो सबसे पहले होता है उनकी जल निकास प्रणाली। अब बिना पानी के तो कोई भी इंसान या कोई भी जीव नहीं रह पाता है। अब वो पानी को यूज तो कर रहा है, तो लेकिन उसके निकासी के लिए, उसे जाने के लिए भी तो कोई सिस्टम होना चाहिए ना। तो उनके पास क्या थी, एक सुनियोजित क्या थी, नालियाँ थी, और उनकी जो नालियाँ थी वो घरों के किनारे से होकर के आगे जा करके कहीं दुर्ग से दूर उनका क्या होता था, निकास होता था। ठीक है, तो फिर क्या होता था कि जो उनकी सड़कें भी थी, तो सड़कें भी किस तरीके की थी उनकी, आगे जा करके समकोण से मिलती थी, अच्छी प्रॉपरली सारी व्यवस्थाएं उन्होंने कर रखी थी। पक्की ईंटों का उन्होंने वहाँ पे क्या कर रहा था, प्रयोग कर रखा था कि ईंटों के माध्यम से उन्होंने क्या कर रहा था, अपने घरों को बनाया था, अपनी नालियों को बनाया था। और जो ईंटें भी उनकी थी तो वो भी क्या थी, एक निश्चित अनुपात में थी, यानी कि अगर वो निश्चित अनुपात में होंगी तो उनके घर भी क्या दिखेंगे, सुसज्जित दिखेंगे, एक अच्छे परिमाप में वो आ पाएंगे, और पूरी अच्छे से वो क्या कर पाएंगे, एक स्ट्रक्चर दे पाएंगे, एक ढांचा दे पाएंगे। तो ये उनकी जो ईंटें थी वो भी सुनियोजित तरीके से बनाई हुई थी। तब उन्होंने पक्की ईंटों का प्रयोग शुरू कर दिया था। आप देखिए 6000 ईस्वी पूर्व की सभ्यता को हम पढ़ रहे हैं, और इतनी विकसित वो सभ्यता थी कि वहाँ की जो सड़कें थी, ड्रेनिंग सिस्टम था, उनके घर थे, नालियाँ थी, ईंट थी, बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाई हुई थी, जिससे कि आज भी कई देश उससे मोटिवेट होते हैं, उससे सीख लेते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था उन्होंने तब बनाई होगी।